हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो आज हम पढ़ेंगे गाइस मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। जो लास्ट की दो वीडियोस मैंने ना एक वीडियो कंप्लीट करवाई थी, इसमें मैंने वर्धन डायनेस्टी वगैरह हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करवा रखी हैं। तो वो एंशिएंट इंडिया में टैग हो गई हैं, उसको मैं अभी एडिट करके मेडिवल इंडिया में डाल दूंगी। तो वो वीडियो आपको कंप्लीट करनी है अपनी, वर्धन डायनेस्टी से स्टार्ट है वो, ठीक है। तो उसमें ना इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पालाज, राष्ट्रकूटाज और पल्लवाज, चोलाज, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें कंप्लीट जो नहीं हुए हैं वो है फेमस ट्रैवलर्स, ठीक है। और अर्ली मिडिवल में हम बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, गुर्जर प्रतिहार्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे और राजपूत्स के बारे में। तो आज मैं करवाऊंगी फेमस ट्रैवलर्स और हम राजपूत्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी सोसाइटी, इनका लाइफ कल्चर कैसा था, इसके बारे में थोड़ा बहुत लेंगे। और एक्चुअल में राजपूत्स का कहाँ से कहाँ तक टाइम पीरियड था, कौन से इंपॉर्टेंट राजाज थे और बैटल्स, बस आपको इस पर फोकस करना है। तो आज ये दो चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे तो वीडियो हाफ एन आवर से ऊपर जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को हम बारीकी से करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स ऑफ इंडिया। तो जो ट्रैवलर्स जो फॉरेन के थे वो इंडिया आए थे, तो उन काफ़ी सारे आए थे। हर किसी को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बस उतना ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखे वो मैंने सारे यहाँ पे टैग कर दिए। लाइन वाइज आप पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे मैंने बाद में कुछ ऐड किए हैं, ठीक है। तो लाइन वाइज आप अपने हिसाब से लगा लेना इसको, क्योंकि डेट्स मैंने सबकी दे रखी हैं यहाँ पे, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब्दुल रज़ाक की हम बात करेंगे तो इनका टाइम पीरियड था 1443 से लेके 1444 एडी तक। क्या हुआ था, अब्दुल रज़ाक जो है ये इंडिया आए थे एट जमूरीन्स कैलिकट, ठीक है। जमूरीन आपको पता है कौन थे, तो इनके टाइम पे ये आए थे और कहाँ आए थे, कैलिकट में। तो कौन, क्या नाम है, अब्दुल रज़ाक, ठीक है। ये फॉरेन ट्रैवलर्स थे, एक पर्शियन स्कॉलर्स थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई फॉरेन ट्रैवलर है जो कि अब्दुल रज़ाक, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से स्कॉलर्स थे, तो पर्शियन स्कॉलर आपको इनका याद रखना है। ही वॉज ऑल्सो एन अम्बेसडर ऑफ पर्शिया, पर्शिया के ये अम्बेसडर थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ देव राय सेकेंड ऑफ विजयनगर। देखिए विजयनगर एम्पायर अगर मैंने कवर नहीं करवाया तो वो मैं ऑब्वियसली आगे करवाऊंगी क्योंकि वो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो विजयनगर एम्पायर हम आगे कवर करेंगे। तो उसी में देवराय सेकंड जो राजा थे, इनके टाइम पीरियड के टाइम पे, मतलब जब ये राजा थे उस टाइम पे अब्दुल रज़ाक जो है इंडिया में आए थे। तो किस राजा के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर इंडिया में पहली बार आया था, आपको वो ध्यान रखना है। कहाँ से बिलोंग करते थे, उनकी पहचान क्या थी, पर्शिया से थे, पर्शियन स्कॉलर्स थे, किसके टाइम पे और कहाँ आए थे। तो देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे, लेकिन पहली बार कहाँ आए थे, कैलिकट में आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक्स्ट्रा मैंने कोई डिटेल इसमें डाली भी नहीं है, तो ये नहीं कि आप अभी इसमें से भी आपको एक लाइन छोड़ के पढ़ोगे, सारा ही इंपॉर्टेंट है। अल बरौनी का नाम सुना होगा आपने, ये इसको बोलते हैं अबू अल रेहान, ठीक है। मोहम्मद इब्न अहमद अल बरौनी, तो ये सारे इनके नाम हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें इनके बारे में तो इनका था 1024 एडी से लेके 1030 एडी तक, ठीक है। तो ये पहले मुस्लिम स्कॉलर्स थे टू स्टडी इंडिया। तो क्या आ गया यहाँ पे, पहला मुस्लिम लग गया, कौन है, अल बरौनी, आपको इनका याद रखना है, या फिर इब्न अहमद अल बरौनी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अबुल अल रेहान, तो अल अल जहाँ लग रहा है आप समझ जाना, अल बरौनी के लिए लग रहा है। तो ये पहले मुस्लिम स्कॉलर हैं, फर्स्ट एवर मुस्लिम स्कॉलर जिन्होंने इंडिया में स्टडी करा वो अल बरौनी थे। ये भी एक पर्शियन स्कॉलर थे, ठीक है। ही अकम्पेन्ड मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी एंड रोट अ बुक टाइटल, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ताहिक हिंद। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आपने अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ताहिक हिंद से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी और एसएससी के एग्जाम्स में भी, स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में भी, कि ताहिक हिंद किसने लिखी है, तो अल बरौनी ने लिखी है, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडोलॉजी। देखिए कि पहले मुस्लिम स्कॉलर है जिन्होंने इंडिया में क्या कहते हैं, स्टडी करी है, और इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडोलॉजी, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो फादर ऑफ इंडोलॉजी हम किसे कहते हैं, अल बरौनी को, ठीक है। अल मसूदी की हम बात करें तो इनका कोई दूसरा नाम नहीं है, तो डायरेक्ट इनका अल मसूदी आएगा, तो अल देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 957 एडी। अल मसूरी की बात करें, वॉज एन अरब ट्रैवलर, तो वो दोनों पर्शिया के थे लेकिन ये अरब के ट्रैवलर थे। इनकी एक बुक है मुरुज उल ज़ेहाब, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड हिज जर्नी। तो अल मसूरी ने अपनी बुक मुरुज उल ज़ेहाब में अपनी जो पूरी जर्नी है इंडिया की वो एक्सप्लेन करी है, और इनकी इस बुक से हमें काफ़ी सारे राजाओं के बारे में, उस टाइम के कल्चर वल्चर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं।
नेक्स्ट है कैप्टन विलियम हॉकिंस। 1608 से लेके 1611 एडी तक इनका टाइम पीरियड था, ये इंडिया में रुके थे। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये इनका फर्स्ट एक्सपीडिशन था ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ये आए थे इंडिया में 1609 में। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम कब आए थे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे, इनका नाम याद रखना है। कब आए थे? 1609 में आए थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये किसके टाइम पीरियड पे आए थे? तो ये जहांगीर जब राजा थे तो उनके टाइम पीरियड में, ये उनके दरबार में आए थे। और ये लेटर लेके आए थे, पर्सनल लेटर था जो कि किसके हाथ से? किंग जेम्स फर्स्ट, जो कि किंग थे वहाँ पे इंग्लैंड के, उनका पर्सनल लेटर लेके इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। कौन? कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे। ही डिडंट सक्सीड इन गेटिंग जहांगीर्स परमिशन टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री स्टार्ट करने के परमिशन को चाहिए था, लेकिन जहांगीर ने इनको वो परमिशन नहीं दी थी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट बना देंगे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये आए थे और इनको जहांगीर के दरबार में परमिशन मिल गई थी फैक्ट्री स्टार्ट करने की, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। फाहियान की बात करें, इनका तो बहुत ज़्यादा नाम है, क्योंकि अगर हम एंशंट इंडिया में देखें तो ट्रैवलर में दो ही ट्रैवलर्स के हमें नाम ज़्यादा पता होते हैं, फाहियान के और ह्वेनसांग के। तो फाहियान जो है ये भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, तो क्लियरली आपको होगा कि ये दोनों ही जो हैं चाइना से बिलोंग करते थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विक्रम आदित्य, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड है, यानी गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये आए थे। और जिसको, तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे मिल रही है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनका जो टाइटल था वो विक्रमादित्य था, आपको ये याद रखना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भी है, चंद्रगुप्त फर्स्ट भी है, चंद्रगुप्त सेकंड भी है, तो कन्फ्यूजन यहाँ से नहीं लेनी है। चंद्रगुप्त सेकंड को जो है विक्रमादित्य बोला गया, क्योंकि ये टाइटल इन्होंने खुद को दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके ही टाइम पीरियड पे जो है फाहियान, जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये इंडिया आए थे। ही इज़ नोन फॉर हिज बुद्धिस्ट विजिट टू लुम्बिनी, यानी जो बर्थ प्लेस था बुद्धा का, वहाँ पर इन्होंने पहली विजिट की थी लुम्बिनी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हिज वॉयज इज डिस्क्राइब्ड इन हिज ट्रैवल ब्लॉग, मतलब इनकी जो यात्रा थी वो इनके ट्रैवल ब्लॉग है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। तो इन्होंने खुद लिखी थी, अपना ब्लॉग लिखा था, आज के टाइम पे सब बनाते हैं, तो ट्रैवल लॉग था इनका, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। तो अगर ये दे दिया जाए आपको टाइटल एग्जाम में कि रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम जो है ये किन के द्वारा लिखा गया है, किसका ट्रैवल लॉग है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फाहियान का ट्रैवल लॉग है, जो कि एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और लुम्बिनी में इन्होंने पहली बार विजिट किया था, जो कि बर्थ प्लेस है बुद्धा का, तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट मिल गया। और चंद्रगुप्त सेकंड थे इंडिया में उस टाइम पे रूलर, जिनका टाइटल विक्रमादित्य है, तो ये भी उस टाइम पे थे जब फाहियान ने इंडिया में एंटर किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रांसिस्को फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1656 एडी से लेके 1668 एडी तक इनका टाइम पीरियड है। ही वॉज अ फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रैवलर। पहली बात, ये फ्रेंच से हैं और ये फिजिशियन और ट्रैवलर थे। ठीक है, ही वॉज इन इंडिया फ्रॉम 1656 से लेके 1668 तक, टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो ये ट्रैवलर भी थे और फिजिशियन भी थे फ्रेंच के। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। जहांगीर का अलग है, शाहजहां का अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रैंकोइस बर्नियर जो है ये शाहजहां के टाइम पे आए थे। ठीक है, ही वॉज फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको एंड लेटर वॉज अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। आपको आइडिया लग गया कि शाहजहां से लेके औरंगजेब तक, तो ये काफ़ी लंबे तक इंडिया में रुके थे। तो पहले ये फिजिशियन रहे थे किसके? प्रिंस दारा शिकोह के, और उसके बाद ये किसके कोर्ट में चले गए? औरंगजेब के, तो कहीं ना कहीं उनके भी फिजिशियन रहे ये। ट्रैवल्स की बात करें तो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो ये जो राइटिंग है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये रिटर्न किसने लिखा था? फ्रैंकोइस बर्नियर ने। तो फ्रैंकोइस बर्नियर ने अपना जो पूरा ट्रैवल का जो हिस्ट्री है, जो ये इंडिया आए और किस किस राजा के टाइम पे इन्होंने क्या क्या काम किया, तो ये पूरा इन्होंने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा है, और ये इनके द्वारा लिखी गई है। जो बुक है मेनली टॉक्स अबाउट द रूल्स ऑफ दारा शिकोह एंड औरंगजेब, तो ये मेनली दारा शिकोह के बारे में और औरंगजेब के बारे में बताते हैं इस बुक के अंदर, जो बुक का नाम क्या है? ट्रैवल इन द मुगल एम्पीरियर या एम्पायर। नेक्स्ट आते हैं ह्वेनसांग, जिनके बारे में मैंने भी बताया था। इनका है 630 एडी से लेके 645 एडी तक का टाइम पीरियड। ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे, तो इनका भी एंशंट हिस्ट्री से रिलेशन है। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ हर्षवर्धन। मैं करवा चुकी हूँ हर्षवर्धन डायनेस्टी, आप उसमें जाके वर्धन डायनेस्टी में चेक कर लेना, उनका यहाँ पे भी जिक्र हुआ है। तो जो हर्षवर्धन डायनेस्टी थे, हर्षवर्धन के टाइम पे ये आए थे इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे इनकी सुप्रीमेसी मानी जाती है। CU की, ठीक है, ये इनकी बुक थी, या द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ये इन्होंने ही लिखी थी। किसने? ह्वेनसांग ने। आपको ह्वेनसांग और फाहियान में कन्फ्यूजन नहीं लेना है। फाहियान ने क्या लिखा था? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, और ह्वेनसांग ने लिखा है
द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में बताया है, ह्वेनसांग ने जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में बताया है, जिसको हम चाइनीज़ लैंग्वेज में बोल सकते हैं CU की, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता की हम बात करें, ये भी काफ़ी फेमस ट्रैवलर हैं। मोरक्को के से थे ये, तो 1333 AD से और 1347 AD तक इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर, ठीक है, ये भी फॉरेन ट्रैवलर थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक डायनेस्टी जब चल रही थी तो उस टाइम पे आए थे, तो प्रॉपर हमें पता चलता है कि मिडेवल इंडिया के बीच में ये आए थे, ठीक है। तो मिडेवल हिस्ट्री जब हमारी हम पढ़ते हैं तो उसमें जस्ट सेंटर का पार्ट जो था इब्न बतूता तब आए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब इंडिया में रूल कर रहे थे, इनकी रूलिंग पीरियड के टाइम पे इब्न बतूता जो है ये इंडिया आए थे। और रिहला यानी कि रिहला जो है ये इनकी बुक है बाय इब्न बतूता, तो इसमें इन्होंने जो मुस्लिम रूलर्स रहे थे उस टाइम पे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है, तो वहाँ से हमें पता चलता है। तो यही जो रिटन सोर्सेज हमें मिलते हैं, यही से हमारी हिस्ट्री बनती है, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडेवल हिस्ट्री हो, तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छे सबूत मिलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ रहा था। अब हम बात करेंगे मार्को पोलो के बारे में। मार्को पोलो भी एक ट्रैवलर रहे हैं, ये यूरोप से इनका कनेक्शन था। 1292 AD से लेकर 1294, यानी सिर्फ 2 से 3 साल तक ये इंडिया में रहे थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ पांड्यन रूलर ऑफ मदुरई, यानी कि हमें क्लियर पता चल रहा है कि पांड्यन रूलर्स जब थे उनके रीजन में ये आए थे, जब वो मदुरई में रूल कर रहे थे। कौन? मार्को पोलो। यूरोपियन ट्रैवलर थे। ही विजिटेड साउदर्न इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रुद्रमा देवी ऑफ द ककाटियाज। ककाटियाज के बारे में मैंने बताया था उसमें एक वीडियो में, वो वीडियो में डली हुई है। ही विजिटेड साउदर्न इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रुद्रमा देवी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब मार्को पोलो इंडिया आए थे तो किसके रीजन में आए थे, और उस टाइम पे कौन सा वो था, किसके रीजन में? तो रुद्रमा देवी के रीजन में आए थे, जो कि ककाटियाज रूलर थी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। मेगास्थनीज की हम बात करें, मेगास्थनीज का है 302 BC से लेके 298 BC तक का। तो ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस। तो हमने पढ़ा है कि जो मेगास्थनीज थे वो जब मौर्यन एम्पायर चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर, तो उस टाइम की बात है कि मेगास्थनीज उस टाइम आए थे। मौर्य डायनेस्टी जब चल रही थी तो फर्स्ट रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके टाइम पे ये इंडिया आए थे। कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। और ये अम्बेसडर थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्जाम्स में कि सेल्यूकस निकेटर के अम्बेसडर थे कौन? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। इन्होंने इंडिका बुक लिखी थी। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त वॉज नोन टू द ग्रीक एज द सेंड्रोकेटस। तो चंद्रगुप्त को हम और क्या बोलते हैं, और क्या नाम है इनका? अगर चंद्रगुप्त को ग्रीक में हम बोलें कि ग्रीक में इनको कैसे, ग्रीक लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाता था, तो सेंड्रोकोटस। तो एग्जाम में आएगा कि सेंड्रोकोटस किसका नाम था, तो चंद्रगुप्त का था। या फिर पूछ सकते हैं कि क्या मेगास्थनीज सेंड्रोकोटस के दरबार में आए थे या उनकी रूलिंग के टाइम पे आए थे, तो हाँ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही सेंड्रोकोटस है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। निकोला कॉन्टी की हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप अगर याद रखोगे कि इटालियन मर्चेंट थे और ये इंडिया में आए थे। ये भी इंडिया में आए थे। देवराय फर्स्ट, हमने जो पहले पढ़ा था वो देवराय सेकंड थे। देवराय फर्स्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में जब देवराय फर्स्ट थे उनके टाइम पर निकोला कॉन्टी आए थे, ये हमें ध्यान रखना है। थॉमस रॉय की हम बात करें तो 1615 AD से लेकर 1619 AD तक थॉमस रॉय आए थे। तो इनका हम देखें, सर थॉमस रॉय वॉज एन इंग्लिश डिप्लोमेट। तो क्या थे ये? इंग्लिश डिप्लोमेट थे। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द जहांगीर पीरियड। कब आए थे? 1615 में। थॉमस रॉय, इनका नाम बहुत फेमस है, इन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे इंडिया में। तो वैसे भी हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। तो ये डिप्लोमेट थे इंग्लिश में, इंग्लिश के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और जहांगीर के टाइम पे इन्होंने इंडिया में विजिट किया था 1615 में। और ही केम टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ फॉर एन इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। देखिए हमने पढ़ा था कि जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में 1609 में, तो वहाँ पर इनको अनुमति नहीं दी थी जहांगीर ने फैक्ट्री ओपन करने की। तो दोबारा से आए थे थॉमस रॉय, जिन्होंने अपनी प्रोटेक्शन ली थी, मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं जहांगीर को मना लिया था सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। तो इनका इनका एक वो है, जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर। किसका है? थॉमस रॉय ने लिखा होगा। जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर इज अ ट्रेजर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनका एक तरीके से यही बताना था कि कैसे मुगल एम्पायर में इनको अपना जो आधिपत्य था वो जमाने में हेल्प मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया। तो जो ट्रैवलर्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वही सेम कंटेम्प्रेरी रूलर्स किसके टाइम पे आए थे और कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिमेकस के बारे में, जो कि ये भी एक बाहर के रूलर्स थे। पीरियड इनका देखें 320 से लेके
273 तक था, यानी कि 273 BC से लेके, जो कि एक ग्रीक अम्बेसडर थे। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ इसका कलर, ठीक है। तो ये ग्रीक अम्बेसडर थे, कौन, डेमेकस। ये इंडिया में आए थे इन द रीजन ऑफ बिंदुसार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेमेकस थे ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये बिंदुसार के कंटेम्प्रेरी थे। कुछ खास इनका कंट्रीब्यूशन था नहीं, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं है। पटोलेमी की हम बात करें तो इनका पीरियड था 130 AD, जो कि ग्रीस से थे, ठीक है। और ये एक ज्योग्राफर थे, तो यानी कि ज्योग्राफी मतलब घूम के वर्ल्ड एक्सप्लोर करना, ये इनका काम था। तो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विच गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया के टाइम पे इनका एंटर हुआ था इंडिया में, और इन्होंने उस टाइम पे इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया था एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, कि उस टाइम पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे इत्सिंग की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इत्सिंग भी। इनके बारे में एग्जाम्स में अब जाके पूछना, मतलब स्टार्ट हो चुका है इनके बारे में पूछना, तो अभी ये ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप इनको जरूर याद रखना। चाइनीज़ ट्रैवलर थे, और चाइनीज़ ट्रैवलर से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इत्सिंग हो गए, और वेनसांग हो गए, और फाहियान हो गए, तो ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका टाइम पीरियड है 671 से लेके 695 AD तक। विजिटेड इंडिया इन कनेक्शन विद बुद्धिज़्म। तो ये इंडिया आए थे कब, जब इनका कनेक्शन था बुद्धिज़्म से, मतलब बुद्धिज़्म में इनका इंटरेस्ट था। हम ये देखेंगे जितने भी जो बुद्धिस्ट चाइनीज़ ट्रैवलर आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से रिलेटेड करते थे, उनको बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट था, इसलिए वो इंडिया की तरफ खींचे चले आए थे। तो इत्सिंग का भी यही था। इनका जो वर्क था, आर बायोग्राफीज ऑफ एमिनेंट मॉन्क्स, यानी इन्होंने काफ़ी सारी जो मॉन्क्स यानी भिक्षु हुआ करते थे बुद्धिज़्म में, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मतलब इंडिया के बारे में इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि सोशली, रिलीजियसली और कल्चर इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको और किसी ट्रैवलर के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे वो ट्रैवलर्स थे जो एंशियंट इंडिया से लेके मिडेवल इंडिया तक, यानी जो एंशियंट हिस्ट्री से लेके मिडेवल हिस्ट्री तक कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, अगर आगे जो मिडेवल हिस्ट्री, या फिर हम बात करें अर्ली मॉडर्न इंडिया जब स्टार्ट होता है, उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो उसमें थोड़े बहुत जो ट्रैवलर्स आते होंगे उसके में मैं बाद में अलग वीडियो बना दूंगी, यानी कि मिडेवल हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक जितने भी ट्रैवलर्स आए थे। खैर मॉडर्न हिस्ट्री का इतना ट्रैवलर्स का वो है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे पास सारे प्रॉपर सबूत हैं। तो जो आगे और थोड़े बहुत बचे होंगे उसका मैं कंप्लीट करवा दूंगी। हम हिस्ट्री की बात करेंगे मिडेवल इंडिया की, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली मिडेवल हिस्ट्री। मैंने बताया कि आज हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, तो राजपूत का नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस लिए, क्योंकि इनका जो नाम है वैसे भी हिस्ट्री में बहुत फेमस है, इनके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़, सीरियल्स काफ़ी कुछ बन चुके हैं। तो एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है राजपूत से, पर कुछ पता नहीं ना मूड का, क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी टाइम से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पर लास्ट 2 सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये भी हम नहीं ले सकते, छोटे से 2 स्लाइड्स हैं, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी स्टोरी टाइप ही बताऊंगी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 1179 AD में क्या हुआ, द इंडियन हिस्ट्री विटनेस करती है द एक्सेशन ऑफ यंगेस्ट किंग ऑफ राजपूत क्लैन। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही यंगेस्ट टाइम पे पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत ही छोटी उम्र में थे, तो इन्होंने राजपूत का जो सिंहासन है संभाल लिया था। तो ये इसलिए इनकी हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान वाज बोर्न इन द रॉयल फैमिली ऑफ द किंग ऑफ अजमेर, जिनका नाम था राजा सोमेश्वर चौहान। तो क्लियर मेंशन है कि राजा सोमेश्वर चौहान और महारानी कापूरी देवी, ये दोनों जो है पेरेंट्स थे किसके, पृथ्वीराज चौहान के, और काफ़ी रॉयल फैमिली थी अजमेर से, तो अजमेर से इनका बिलोंग है। एट दी सडन डिमाइस ऑफ हिज फादर, यानी कि सडनली इनके फादर की डेथ हो जाती है किसी बैटल फील्ड में। तो इट वॉज हिज करेज एंड स्ट्रेंथ दैट ही मेज हिज ग्रैंड फादर अंगम डिक्लेयर्ड हिम, यानी अंगम जो है ये इनके ग्रैंड फादर थे, यानी कि राजा सोमेश्वर चौहान जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। तो उनके पिता कौन थे, अंगम, यानी कि उसके पृथ्वीराज चौहान के ये दादा थे, जिन्होंने डिक्लेयर किया इनके फादर की डेथ के बाद कि ये अब अजमेर का सिंहासन संभालेंगे। और उस टाइम ये बहुत ही छोटे थे एज में। पृथ्वीराज चौहान की हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी इन इंडिया। मतलब इनकी डेथ के बाद कोई रूलर आया ही नहीं, इसलिए इनकी स्टोरी और हिस्ट्री जो है काफ़ी कम है, यानी कि एक चैप्टर मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। और कहीं ना कहीं अब हम बात करें फ्रॉम द वेरी अर्ली ईयर्स, तो पृथ्वीराज शोड हिज शार्पनेस एंड ब्रिलियंस
बाय लर्निंग मिलिट्री स्किल्स। जैसे हम सबको पता है, हमने सीरियल्स और मूवीज़ में देखा है कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक ऐसी स्किल थी जिसमें कि ये सिर्फ आवाज़ सुन के ही आंखों पे पट्टी बांध के अपने जो निशाने लगाया करते थे, तो उसमें ये काफ़ी फेमस थे। तो काफ़ी इनका माइंड जो है शार्प था और मिलिट्री स्किल्स इनके पास काफ़ी अच्छी थी। ही वॉज नोन टू मास्टर द स्किल्स ऑफ एमिंग द टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साउंड। यानी कि आंखों पे पट्टी बांध के, अगर इनकी आंखें नहीं भी खुली हैं तो सिर्फ आवाज़ पे यानी कि साउंड के बेस पे ही ये पता लगा लेते और अपना निशाना बहुत सख्त लगाते थे ये। तो उस स्किल को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शब्द भेदी। तो अगर ये आ गया आपके एग्जाम में टर्म कि शब्द भेदी किससे रिलेटेड है, तो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। और ये एक ऐसी स्किल है जिसमें हम साउंड के बेसिस टारगेट अपना वो करते हैं फॉलो। तो शब्द भेदी एक टेक्निक है। ही वंस किल्ड अ टाइगर विदाउट एनी वेपन। इन्होंने एक बार एक टाइगर को मारा था बिना किसी वेपन के। अ ट्रू राजपूत रूलर बाय नेचर। ठीक है। पृथ्वीराज एक्सपेंडेड हिज एम्पायर मेनली टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो मेनली इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ अपना एम्पायर बढ़ाया था, जो कि आप मान सकते हैं कि वेस्टर्न इंडिया हो सकता है, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, और नॉर्थ का हिस्सा पूरा जो है पृथ्वीराज चौहान के अंडर था। ठीक है। थोड़ा बहुत एरिया जो है वो पाकिस्तान का भी इनके अंडर में था। तो अब हम बात करेंगे कि इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े थे, जिसने पृथ्वीराज चौहान ने बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स में लड़ाई की थी। फर्स्ट बैटल था 1991 में, बैटल ऑफ तराइन का, और सेकंड बैटल हुआ था 1192 में। तो यानी कि इस ठीक एक साल बाद जो है इनका बैटल हुआ, और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी से इनका ये बैटल होता है, और यहाँ पर ये मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ठीक है चलो मैंने तुम्हें एक चांस दिया। लेकिन उसी बात का फ़ायदा उठा के मोहम्मद गौरी जो है 1192 में इसको सेम बैटल में हरा देता है। तो हम वो स्टोरी देखते हैं कैसे क्या होता है। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट इन 1191 बिटवीन द, देखिए कौन कौन थे, घुरिद थे, तर्किश ट्राइब्स थे वो थे, लेड बाय मोहम्मद गौरी, इनको मोहम्मद गौरी लेड कर रहा था। ठीक है। एंड द राजपूत लेड बाय पृथ्वीराज चौहान एंड हिज अलाइज। तो इनके भी काफ़ी सारे अलाइज थे। ही मेक्स हिज फर्स्ट ब्लंडर इन फ्रीइंग। यानी कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी कि इन्होंने युद्ध जीतने के बाद 1191 में मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, और मोहम्मद गौरी प्रिपेयर कर रहा था अपनी आर्मी को टू स्ट्राइक बैक करने के लिए इन 1192 में। मतलब जब फर्स्ट बैटल हारने के बाद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया, तो मोहम्मद गौरी को ये नहीं हुआ कि चलो उसने मेरे को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उसने वापस आकर अगले ही साल पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट दोबारा से एक बैटल लड़ी, जो कि जिसे हम बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन का। कैप्चर किया इसने इसमें पृथ्वीराज को, एंड टॉर्चर किया उसको बहुत ज़्यादा बाय ब्लाइंडिंग ही, मैंने उसको अंधा कर दिया था, हम सबको पता है। और हियरिंग दिस संयुक्ता कमिट सुसाइड टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम गौरीज डिस्ग्रेस। तो हुआ क्या था कि पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता जो राजकुमारी थी, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो हुआ ये कि जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने अंदर ले लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उसको अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में रखा, तो संयुक्ता को ये था कि कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी अब उसके साथ कुछ गलत करेगा, तो इसलिए उसने पहले ही सुसाइड कर लिया अपने आप को बचाने के लिए। हम बात करें अब आगे इनके जो कोट पॉइंट थे, तो एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ एग्जाम में कि चांद बरदाई जो है ये किसके कोट पॉइंट थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान के कोट पॉइंट थे। तो ये डिस्गाइज करते हैं इनको। तो होता क्या है कि जो चांद बरदाई है ना, ये भी एज अ थीफ अप रोल करते हैं, ताकि ये पृथ्वीराज चौहान के साथ सेल में यानी कि प्रिजन में यानी कि जेल में जाके सकें। तो ये अपने आप को एज अ चोर दिखाते हैं जानबूझ के, कि ताकि ये जहाँ पृथ्वीराज चौहान को कैद किया हुआ है वहाँ पर इनको भी रखा जाए, और फिर ये वहाँ पहुँचकर अपने आप को यानी कि पृथ्वीराज चौहान को प्रोवोक करते हैं कि ये इनके अपना अवेंज लें, और ये इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ। तो गौरी इनवाइट करता है पृथ्वीराज को फॉर एन आर्चरी कॉम्पिटिशन। तो होता क्या है कि गौरी को पता नहीं होता है पृथ्वीराज चौहान की इस स्किल के बारे में, कि शब्द भेदी एक टेक्निक है जो कि पृथ्वीराज चौहान को आती है, वो उसके बारे में अवेयर नहीं था। तो हुआ क्या, तो इसने तो दरबार में बुलाया गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कि एक आर्चरी कंपटीशन रखेंगे, क्योंकि वो उसकी दोनों आंखें फोड़ चुका था, लोहे को गर्म करके उसकी दोनों आंखों में घुसाया था उसने। तो उसको हरास करने के लिए और इंसल्ट करने के लिए, और जानता नहीं था कि उसके पास एक टेक्निक है, ठीक है, शब्द भेदी, जो कि वो वॉइस बेस पे ही अपना टारगेट बना सकता है। तो पृथ्वीराज जो है एक्सेप्ट करता है उसका इनविटेशन और प्रॉमिस करता है टू शूट एरो, कि एक एरो पे शूट करेगा ओनली ऑन द ऑर्डर्स ऑफ गौरी। यानी कि गौरी ने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हें जहाँ शूट करने के लिए यानी तीर चलाने के लिए बोलूँगा तुम वही तीर चलाओगे, एक तरीके से उसको इंसल्ट करने के लिए कि वहाँ पे निशाना है उस पर निशाना लगाओ, क्योंकि गौरी को ये था कि ये तो अंधा हो चुका है तो ये कैसे निशाना लगाएगा वहाँ पे, फिर इसकी इंसल्ट करता। गौरी वॉज इलेटेड एंड ऑर्डर्स पृथ्वीराज एम्स एट गौरी। तो गौरी क्या करता है, वो उसको ऑर्डर देता है, लेकिन पृथ्वीराज क्या करता है, उसकी आवाज़ पे फोकस करता है, वो उसकी वॉइस पे फोकस करता है कि वो आवाज़ कहाँ से दे रहा है, मुझे कहाँ से वो ऑर्डर दे रहा है।
तो मोहम्मद गौरी को वो तुरंत निशाना बनाता है उसकी आवाज़ के थ्रू, और वो मोहम्मद गौरी इंस्टेंटली वहीं मर जाता है। बट टू सेव देमसेल्व्स, एक दूसरे को सेव करने के लिए, फ्रॉम द अफगान से खुद को सेव करने के लिए पृथ्वीराज और जो चंद्रवरदाई होते हैं एक दूसरे को वहीं दरबार में मार देते हैं। नहीं तो अगर वो पकड़े जाते गौरी को मारने के बाद, तो वो लोग तो उनके साथ और गंदा सलूक करते, तो ये दोनों एक दूसरे को खुद मार देते हैं। दिस पुट एन एंड द रूल ऑफ ब्रेव एंड करेज रूलर ऑफ द पृथ्वीराज चौहान का, जो मतलब यहाँ पे जो एक राजपूत डायनेस्टी थी ये कहीं ना कहीं एंड हो गई थी। कब? 1192 AD में, एट द एज ऑफ 43। तो इस टाइम पे जो ये थे, ये 43 की एज थी इनकी। तो थोड़ा हम इनके सोशल और कल्चर डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, राजपूत डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका आर्किटेक्चर। तो इनके आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम पढ़ें तो फोर्ट्स थे, पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे, टू शो ऑफ करने के लिए देयर जेनरस वेल्थ और वेलवर, यानी कि ये काफ़ी रॉयल फैमिली से थे, ये काफ़ी रॉयल्टी थी इनके पास। तो बड़े बड़े आलिशान पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स बनाते थे। और इन दिस पीरियड टेम्पल बिल्डिंग, मतलब जो टेम्पल बनाने का जो एक वो था ना, सबसे ज़्यादा अगर इंक्रीज हुआ है तो राजपूत के टाइम पे ही हुआ है। फ्यू सिग्निफिकेंट टेम्पल्स थे आर द लिंगारास टेम्पल्स, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी और सन टेम्पल। मतलब जब इन्होंने टेम्पल्स बनाने शुरू किए थे तो इंडिया में इतने ज़्यादा टेम्पल्स हुआ नहीं करते थे, सिर्फ यही 2-4 टेम्पल्स थे, ठीक है, जो कि आज बहुत फेमस भी हैं। खजुराहो, पुरी एंड माउंट आबू आर मेजर्ड मोस्ट वेल नोन टेम्पल्स बिल्ट बाय राजपूत। कौन कौन से? पुरी में, खजुराहो और माउंट आबू, तो ये राजपूत के द्वारा बनाया गया है। राजपूत वॉज ऑल्सो नोन ऑफ बिल्डिंग इरीगेशन कैनाल्स, डैम्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। रिजर्वियर इन्होंने बनाया विच आर स्टिल कंसिडर्ड फॉर देयर प्रेसिशन ऑफ हाई क्वालिटी के, मतलब अपनी एक रॉयल्टी और अपनी पैसों के लिए, अपने हाई क्वालिटी की चीज़ों देने के लिए ये काफ़ी जाने जाते थे। तो इन्होंने काफ़ी काम किया था। फाउंडेशन ऑफ मैनी सिटीज़ लाइक जयपुर को इन्होंने फाउंड किया, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, मतलब दिख रहा है हमें क्लियर कि राजस्थान साइड में इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था वेस्टर्न इंडिया में। वर लेट डाउन द राजपूत किंग। तो हुआ क्या, इन्होंने ये सिटीज़ फाउंड करी ना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, लेड डाउन बाय द राजपूत किंग्स। दीज सिटीज़ वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पैलेसेस, ठीक है, एंड फोर्ट्स आर टुडे नोन एज हेरिटेज सिटीज़। तो ये कहीं ना कहीं, देखिए जयपुर हमें पता है पिंक सिटी हेरिटेज सिटीज़ हैं, तो ये सारी सिटीज़ जो हैं जो राजपूत के अंडर में थी, ये काफ़ी ज़्यादा रॉयल थी, तो आज भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। द विक्ट्री टावर की हम बात करें, एट द फोर्ट ऑफ चित्तौर, द लेक पैलेस एट उदयपुर, ठीक है, हवा महल, ये सब वहाँ पे अब टूरिस्ट प्लेस हो गए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बाय सवाई जयसिंह, ठीक है, इन 18th सेंचुरी आर सम एस्टॉनिशिंग एग्जाम्पल ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्सिंग बिल्डिंग राजपूत आर्किटेक्चर। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। थोड़ी बहुत हम इनकी जनरल की बात करें तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि वैसे लोगों की क्या कंडीशन थी। तो जो वॉर और कॉन्क्वेस्ट हुआ करते थे, ठीक है, राजपूत कल्चर की सोसाइटी ये ज़्यादा थी, मतलब वॉर करना, वॉर्स में पार्टिसिपेट करना, विक्ट्रीज, तो अपने वॉर्स पे अपनी विक्ट्रीज पाना, तो ये कहीं ना कहीं इनका एक वो बन चुका था सोसाइटी में। और जो इनकी सोसाइटी थी वो सफ़र करती थी वेरी, जो इनके लोग थे वो खुश थे और बिलीव करते थे कास्ट और क्रीड सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में इनका बिलीव था, किनका? राजपूत्स का। मैं पॉइंट लिख दे रही हूँ, आप भी लिखते रहना। जो मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, फ्यूडल चीफ्स वगैरह होते थे, ये अपर क्लास से हुआ करते थे, यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी वो अपर क्लास से रिलेटेड हुआ करती थी, बिग पोस्ट, ठीक है, वो अपर कास्ट से रिलेटेड हुआ करती थी। और जो छोटे मोटे मतलब काम करने वाले हुआ करते थे तो वो लोअर कास्ट के हुआ करते थे। और ये इंडल्ज भी थे किसमें? क्लॉथ्स वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा पहनते थे। जैसे क्लॉथ्स होते थे इनके काफ़ी हैवी हैवी होते थे, हमने न्यूज़ टीवीज़ में भी, सीरियल्स में भी देखा है, मूवीज़ में ज्वेलरीज बहुत ये पहनते थे। तो ये सारा इनका कहीं ना कहीं सोशल कल्चर था। और जो पीजेंट्स थे यानी जो किसान थे वो भी रहते थे विद द लैंड रिवेन्यू, टैक्सेस दिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। और कहीं ना कहीं फोर्स लेबर भी देखने को मिला है उस टाइम पे। कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें प्रॉपर तरीके से, कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है कि लोअर कास्ट जो है वो सफ़र करता था काफ़ी ज़्यादा। तो दी लॉर्ड्स वगैरह हु लुक्ड अपॉन देम लाइक वर्चर्स। तो जो लोअर कास्ट के लोग थे वो कहीं ना कहीं राजपूत के टाइम पे काफ़ी सफ़र करते थे, कंडीशन सही नहीं थी उनकी। और मोस्ट ऑफ द जो वर्कर्स थे लोअर कास्ट के वो क्या करते थे? फिशरमैन्स होते थे, वेवर्स होते थे, बार्बर्स यानी कि नाई वगैरह। तो जो लोअर लेवल के काम होते थे और जो ट्राइबल्स हुआ करते थे वो लोअर लेवल के ही काम करते थे। तो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम पीक पे था उस टाइम पे, ठीक है। राजपूत एज अ न्यू कास्ट वर मोर इन्वॉल्व इन इमेज बिल्डिंग। तो कहते हैं कि जो राजपूत एक नई कास्ट निकल के आई थी वो अपनी इमेज बिल्डिंग में काफ़ी बिलीव करते थे।
उन्हें अपनी सिर्फ इमेज बिल्ड करने, मतलब अच्छे अच्छे काम करने में कि हाँ हमारी इमेज अच्छी होगी, तो उसमें ये काम करते थे जो सारे राजपूत राजा हुआ करते थे। कहीं ना कहीं इनका एक डाउन बर्थ का कारण ये था कि जब पृथ्वीराज ग्रो करने लगे थे, जब ये काफ़ी ऊपर पहुंच गए थे और कम एज में राजा बन गए थे, तो जो और राजपूत रूलर्स थे जब पहले ये सपोर्ट करते थे तो वो अब इनके खिलाफ होने लग गए और दुश्मन के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। कईयों ने मोहम्मद गौरी को भी सपोर्ट किया इसको मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक इनका जो एंड होने का कारण था, रीज़न था कि ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाए। एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए इन्होंने बाहर के जो फॉरेन वो थे रूलर्स, मतलब इन्वेडर्स हम बोल सकते हैं, उनको सपोर्ट किया इन्होंने। और ये था इनके कास्ट सिस्टम के बारे में। वुमेंस की कंडीशन के बारे में भी अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, नॉर्मल थी। जो ऑनर वगैरह थे वुमेंस को, मतलब कोई पर्दा सिस्टम नहीं था यहाँ पे। अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है टर्म, पर्दा सिस्टम जो था ये राजपूत के टाइम पे नहीं था। और जो राजपूत वुमेंस हुआ करती थी ऑफ लो क्लासेस वर डिनाइड द राइट ऑफ स्टडी टू वेदास, यानी कि जो लोअर कास्ट वुमेन हुआ करती थी, यानी कि राजपूत ही हैं लेकिन अगर लोअर क्लास में हैं, रिच नहीं हैं, तो इनको वेद रीड करने की वो नहीं थी, यानी कि ये वेदास को पढ़ नहीं सकती थी, स्टडी नहीं कर सकती थी। थी वो राजपूत वुमेन सी, लेकिन वो लो क्लास की हुआ करती थी, तो इनको मना करा गया था कि ये वेद को नहीं पढ़ सकती हैं। हाउएवर फैमिलीज ऑफ हायर फैमिलीज, जो हायर फैमिलीज रिसीव करती थी हायर एजुकेशन, अगर आप रिच हो तो आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप राजपूत हो, लेकिन अगर राजपूत होने के बावजूद भी आप पैसे वाले नहीं हो, आपकी कंडीशन सही नहीं है, लो क्लास में आते हो आप, तो आपको एजुकेशन के राइट्स नहीं दिए गए थे। द लॉज फॉर वुमेन वर वेरी स्ट्रिंजी, मतलब अगर आप राजपूत भी हो तो उसमें भी कंडीशंस दे रखी थी वुमेंस के लिए, तो कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं थी। दे वर सपोज टू फॉलो हायर आइडियल्स इन टर्म्स। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हम यही वीडियो एंड कर सकते हैं। काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने राजपूत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम मिडेवल के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।